अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है ना अगला। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सैटेलाइट है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और हमको उसका क्रिटिकल वेलोसिटी का या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। वी वांट टू डिराइव व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल और ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो लेट अस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड। सिंपल है, टू सिंपल। एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल और ऑर्बिटल स्पीड। So we have a satellite which is revolving around Earth at a height h from the surface of Earth. Let mass of Earth is capital M. Earth का मास कैपिटल M है। जो सैटेलाइट की आप बात कर रहे हो उसका मास लेट अस से स्मॉल m। तो स्मॉल m इज द मास ऑफ सैटेलाइट। इट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। अभी भी बड़बड़ की आवाज आ रही है, विल नॉट बी टॉलरेटेड। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा नहीं, एकदम शांति से यहाँ पे ये चल रहा है, चुपचाप सुनो। डाउट हो तो यस यू कैन आस्क। तो वी हैव एन सैटेलाइट of mass m orbiting around Earth at a height h from the surface of Earth, और हमको इसका, क्योंकि मोशन सर्कुलर है और मैंने कल ही बताया था, अगर ऑर्बिट अगर ऑर्बिट सर्कुलर हो तो स्पीड क्या होता है। कल 5 केसेस देखे थे ना आपने। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू सैटेलाइट, अगर ये क्रिटिकल स्पीड से कम हो तो ऑर्बिट क्या होता है, इलिप्टिकल, विद पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बीइंग apogee. If velocity, horizontal velocity given to satellite at height h from the surface of Earth is equal to critical speed, then the orbit is circular. हमने डिफाइन ही वैसे किया था। The minimum horizontal velocity given to a satellite at certain height h from the surface of Earth such that it performs circular motion around Earth is known as critical speed. तो हमको critical speed का definition तो पता है, अब फॉर्मूला डिराइव करना है। So what we will do is we'll take a very simple case. एक सैटेलाइट था जिसका मास m है। इट इज ऑर्बिटिंग एट सम हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, बाकी थ्योरी मैं लिखूंगा नहीं, आई जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। m इज मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल M ये है मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R इज डेफिनेटली रेडियस ऑफ अर्थ, और h इज हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ सिंस द सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, अगर आपको याद होगा सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स नेसेसरी होता है, centripetal force. So since the satellite is performing circular motion, the necessary force, the necessary centripetal force for any circular motion required force is centripetal force, और हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है। तो यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है इज गिवन बाय, कौन प्रोवाइड करेगा, इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हर जगह पे इन एनी केस, फॉर एग्जांपल जब आप इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करें अराउंड न्यूक्लियस, तो आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन परफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड न्यूक्लियस। उस केस में भी इलेक्ट्रॉन का मोशन क्योंकि सर्कुलर है तो नेसेसरी फोर्स कौन सा हो गया, सेंट्रिपिटल। वो कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। आप जब गाड़ी चलाते हो और टर्न आता है, तो व्हेन यू टेक अ टर्न इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे भी रिक्वायर्ड फोर्स कौन सा है, सेंट्रिपिटल। वो कहाँ से मिलता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। तो हर एक जगह पे जहां जहां पे सर्कुलर मोशन होगा वहां वहां पे नेसेसरी फोर्स है सेंट्रिपिटल, और हर एक फोर्स का एक स्पेसिफिक सोर्स होता है। यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो required centripetal force FCP is given by gravitational force between satellite and Earth.
और अगर आपको याद होगा, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? तीन फॉर्मूला डिराइव किए थे हमने, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी ओमेगा एंड एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच। ओके, और क्योंकि मोशन सर्कुलर है, तो सैटेलाइट के पास कौन सा स्पीड होगा? कौन सा स्पीड होगा? क्रिटिकल या फिर ऑर्बिटल। तो इसके लिए इसको हम लिखेंगे वी सी। Since the motion is circular, it means that the satellite has critical speed. So mvc square by r equal to g capital M small m by r square. एक आर m और m हो गया कैंसल। तो क्रिटिकल या फिर ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर ये आ गया gm बाय, मतलब क्रिटिकल स्पीड vc ये आ गया अंडर रूट ऑफ gm बाय r। Vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच। बट तो ये हो गया क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला। इसको सिर्फ सीबीएसई के बुक में ना ऑर्बिटल स्पीड लिखा है वी, बाकी कोई चेंज नहीं है। एनसीईआरटी के जो बुक्स है उसमें सिर्फ नोटेशन चेंज है, नाम चेंज है। क्रिटिकल स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड बोला है और वीसी को वीओ लिखा है, डन। बाकी कोई भी चेंज नहीं है, बाकी सब सेम है। गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। नाउ क्योंकि बिकॉज द सैटेलाइट वाज एट हाइट h, तो सैटेलाइट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या लोगे? gh, राइट? तो बट व्हाट वी नो इज gh इक्वल टू व्हाट इज g? gm बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? gm बाय r प्लस h का स्क्वायर। ओके, तो आपको यहाँ से gm मिल जाएगा। So therefore, Gm equal to Gh into R plus H का स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। Therefore, इक्वेशन 1 becomes Vc equal to अंडर रूट ऑफ Gm के जगह पे लिखोगे Gh into R plus H स्क्वायर अपॉन R plus H। एक R plus H, एक R plus H हो गया कैंसल। तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का दूसरा एक्सप्रेशन मिल गया, Vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Gh इंटू R प्लस H, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों ही एक्सप्रेशंस है क्रिटिकल वेलोसिटी के, क्रिटिकल स्पीड के ऑफ अ सैटेलाइट एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सिर्फ जो पहला एक्सप्रेशन है वो है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ अर्थ। जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है इन टर्म्स ऑफ जीएच। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको अगर डायरेक्टली बताया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट का वैल्यू, तो सीधा ये यूज कर लो। अगर वो नहीं बताया तो ये यूज करो। तो दोनों में से डिपेंड करता है कि पैरामीटर कौन से आपको दिए हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं बताया है तो ये यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जी और एम की वैल्यू कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज जी, 6.67 into 10 raised to -11, मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 raised to 24 एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, सिर्फ हाइट बता दिया, फाइंड आउट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज जीएच। सीधा सीधा ये यूज कर लेना। अब देयर आर सम केसेस, नॉर्मली हमको पता है कि वो पोलर सैटेलाइट हो। व्हाट इज द हाइट ऑफ पोलर सैटेलाइट? 500 to 800 किलोमीटर्स, राइट? और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, मतलब इक्वेटोरियल, उसका हाइट क्या होता है? 10,000 किलोमीटर्स नॉर्मली। लेकिन इन सम केसेस, इन सम स्पेशल केसेस, वी हैव सम सैटेलाइट व्हिच आर वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2, मतलब 1 and 2 गिव्स critical speed of a satellite at height h, but in some cases, in some special cases, हम ऐसे सैटेलाइट भी डिजाइन करते हैं जिसका हाइट कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी स्मॉल। स्पेशल पर्पस सैटेलाइट होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है, वो परफॉर्म करने के लिए वी मेक सच सैटेलाइट जिसका हाइट बहुत ही कम है, 200-300 किलोमीटर है, ऐसा भी होता है। देयर आर सम सैटेलाइट्स, ओके।
तो h इज वेरी वेरी लेस देन r। अगर ऐसा है, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आप क्या लिखोगे, r प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। देयरफॉर ये vc, vc क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ gm बाय r, इक्वेशन 3। एंड अगेन क्योंकि हाइट बहुत कम था, तो हाइट कम है, हाइट कम होने की वजह से आप g की कौन सी वैल्यू यूज करोगे, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, gm बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे gm क्या मिल जाएगा आपको, gr स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर लो, तो यू गेट vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr स्क्वायर अपॉन r। एक आर कैंसल, तो vc क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ gr। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 एंड 4 gives वैल्यू ऑफ या फिर एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, critical speed very near to the surface of earth, very near to the surface of earth। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 चारों के चारों आपको देंगे एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड। उसमें से सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दैट स्पेसिफिकली फॉर हायर अल्टीट्यूड्स, मतलब जब हाइट बहुत ज्यादा हो सैटेलाइट का, और 3 एंड 4 इज यूज्ड व्हेन द हाइट इज लेस। तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं डेरिवेशन। इट इज वेरी सिंपल। हमारे पास एक सैटेलाइट था, you have a satellite which is orbiting at a height h from the surface of earth। So mass of satellite is m and mass of earth is capital M, radius of earth is capital R। क्योंकि ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट सर्कुलर था, तो जहां जहां सर्कुलर मोशन हो वहां वहां पे कंपलसरी नेसेसरी फोर्स होता है सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि बाकी कुछ तो है ही नहीं, सिर्फ अर्थ और सैटेलाइट का मास है। एंड यू नो every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। तो जब आपके पास सिर्फ दो मासेस है तो दोनों मासेस में होगा सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mvc स्क्वायर बाय r, where small r is r plus h। और एक छोटी सी गलती जो बार बार होती है, यहाँ पे कैपिटल M लिख देते हैं। सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगा रहा है कि अर्थ सैटेलाइट के चक्कर लगा रहा है। हाँ, तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है अराउंड अर्थ उसका मास होगा। मास ऑफ अर्थ मत लिख देना यहाँ पे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। कैंसल 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 एंड कैंसल। तो यू हैव वीसी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर। तो वीसी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच। गुड। इक्वेशन नंबर 1। बट एज यू ऑलरेडी नो gh इक्वल टू gm अपॉन r प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से आपको gm मिल जाएगा gh इंटू r प्लस एच स्क्वायर। देयरफॉर vc विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm, gm की जगह पे लिखेंगे gh इंटू r प्लस एच स्क्वायर अपॉन r प्लस एच। एक r प्लस एच कैंसिल हो गया, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gh इंटू r प्लस एच। इक्वेशन नंबर 2। Equation 1 and 2 give you critical velocity of a satellite orbiting at a certain height from the surface of Earth। अगर height is very very less than r, तो r plus h is approximately equal to r। तो जो expression 1 था, vc equal to under root of gm by r plus h, it will be under root of gm by r। Equation number 3। क्योंकि height बहुत कम है, तो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस वैल्यू ले लेंगे। सरफेस वैल्यू क्या होता है, gm बाई आर स्क्वायर। तो gm, हाइट कम होना मतलब ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ। इफ इट इज वेरी नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होती है, तो यू कैन टेक इट टू बी कांस्टेंट 9.8, मतलब gm बाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा gm इक्वल टू gr स्क्वायर। तो देयरफॉर यू हैव vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr स्क्वायर बाय r, तो अंडर रूट ऑफ gr। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 भी आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन देगा। बट व्हेन द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ
हो गया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट वी वांट टू सी इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। मुझे पता है इसके बाद सिक्वेंशली, क्योंकि सीक्वेंस मैंने आपके टेक्स्ट बुक का ही रखा है, वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट ऐसा टॉपिक है, वो हम लोग फिलहाल के लिए पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि मोर कनेक्टेड इज नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इट इज टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट 5.8, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम पीरियड? The time taken by the satellite to complete one revolution around Earth is called as time period. जैसे time period of Earth is the time taken by Earth to complete one revolution around Sun. वैसे the time taken by a satellite to complete एक चक्कर, मतलब one revolution, one round around the Earth is known as time period. Is known as time period. अब सीईटी जेई नीट में, स्पेसिफिकली जेई नीट में ग्रेविटेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मतलब वेटेज वाइज बोल रहा हूँ, इस पे पूछे जाते हैं। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं टाइम पीरियड पे। तो टाइम पीरियड का एक्सप्लेनेशन पता होगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, और खासकर तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के लिए। व्हाट इज अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट? इक्वेटोरियल या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू 24 आवर्स, दैट इज कॉल्ड एज जियो सिंक्रोनस। तो ऐसे टाइप के सैटेलाइट्स पे टाइम पीरियड के क्वेश्चन, अब टाइम पीरियड तुमको पता ही है 24 आवर है, तो टाइम पीरियड नहीं पूछेंगे, लॉजिकल है। दे में आस्क व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, तो तुमको एच फाइंड करना पड़ेगा उस केस में। तो एनीवेज वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट एच, लेकिन पहले हम लोग टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। द टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज नोन एज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे फाइंड करोगे? तो यू नो स्पीड। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डेफिनेटली टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कौन सा स्पीड? क्रिटिकल स्पीड। वेरी गुड। इफ द सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रिटिकल स्पीड, याद रखना। तो क्रिटिकल स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिकॉज द अर्थ इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, मतलब स्पीड हैज टू बी क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड होता है वीसी। और क्योंकि तुम टाइम पीरियड की बात कर रहे हो तो टाइम पीरियड को हम हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। और एक चक्कर में व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट? 2 पाई आर, 2 पाई आर। So in one round, a satellite covers a distance of 2 pi r, where small r is r plus h, इसको भूलना मत। In one revolution, the distance covered by satellite is circumference of circle, that is 2 pi r, small r, where small r is capital R plus h. Clear यहाँ तक? Equation number 1. But do you remember हमने अभी अभी क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, gm by r। हाँ, gm by r plus h मतलब gm by small r, क्योंकि स्मॉल r इज नथिंग बट r plus h। तो व्हाट वी नो इज, अगर एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब क्रिटिकल स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance covered by satellite in one revolution is 2 pi r, time period is t, but we have just derived the expression for critical speed vc। vc आ गया आपका अंडर रूट ऑफ gm by small r, where small r is r plus h। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 you can write down
2 pi r by t equal to under root of gm by r. Squaring on both sides, if you square, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर. स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर हो गया कैंसिल. तो देयरफॉर टी स्क्वायर को वहां लेके जाते हैं तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया आर क्यूब अपॉन क्या आ गया जी एम. बराबर. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब. इस पे 2 क्वेश्चन आए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस फॉर्मूला पे. वो क्या है वो देखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला तुम अच्छे से समझ लो. चलो बात कर ही रहे तो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. एक था ग्राफिकल क्वेश्चन जिसमें आपको बोला था हाउ डज द ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यूब लुक लाइक. तो हाउ डज द ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यूब लुक लाइक. वाई एक्सिस पे तुमने क्या प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया टी स्क्वायर, टी नहीं क्या प्लॉट किया टी स्क्वायर, क्या प्लॉट किया टी स्क्वायर. तो ये क्या है एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया आर क्यूब. तो ये क्या है ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है. तो ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है आपको y इक्वल टू एम एक्स. और व्हाट इज y इक्वल टू एम एक्स, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ये जो ग्राफ है ना ये ऐसा दिखता है, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. उसका स्लोप क्या आएगा और 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम. ये भी एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यूब फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. तो क्या आएगा स्लोप 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम. ये एम क्या है किसका मास, अर्थ का कि सैटेलाइट का, अर्थ का. तो जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट होता है, सेंट्रल मतलब जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसका मास. अगर सेम क्वेश्चन मैं चेंज करके अर्थ और सन के लिए कर दूं, सेम क्वेश्चन assuming that the earth performs circular motion around sun, what will be the graph of time period of earth versus r cube will look like same. Correct. बराबर. Sure. And what will be the slope 4 pi square upon gm. किसका है सन का मास. ये याद रखना है, काम का है बहुत. तो we have solved 2 questions here along with the theory itself. ओके. तो वैसे 4 पाई स्क्वायर जीएम कांस्टेंट है, तो सिंस 4 पाई स्क्वायर जीएम 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ऐसा इक्वेशन तुमने पहले भी कहीं देखा है, केप्लर्स थर्ड लॉ. द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. लेकिन वहां पे ऑर्बिट इलिप्टिकल था, वहां पे प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा था अराउंड सन. यहाँ पे ऑर्बिट सर्कुलर है और यहाँ पे सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है अराउंड अर्थ. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. लेकिन अगर तुमने गलती से दोनों जगह पे सेम इक्वेशन लिख भी दिया तो आंसर गलत नहीं आएगा क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी सेम है. मैं कांस्टेंट सेम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रोपोर्शनलिटी सेम है. तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. सिमिलरली स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट अराउंड एनी प्लैनेट is also proportional to cube of distance, मतलब रेडियस बेसिकली, ऑर्बिटल रेडियस बोलते हैं इसको. तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. गुड. तो सो फार हमने क्या किया पहले अच्छे से समझ लो. हमको टाइम पीरियड का इक्वेशन चाहिए था, तो टाइम पीरियड का इक्वेशन कहाँ से लाएंगे. सबसे पहले टाइम पीरियड का इक्वेशन चाहिए तो टाइम इक्वेशन में लाना पड़ेगा. तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट का, तो सैटेलाइट नॉर्मली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. तो क्रिटिकल स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्रिटिकल स्पीड मतलब वीसी, डिस्टेंस मतलब 2 पाई आर और टाइम पीरियड इज टी. तो वीसी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी. लेकिन वीसी का हमने और एक एक्सप्रेशन डिराइव करके रखा है अंडर रूट ऑफ जीएम बाई आर.
तो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड हो गए सेम। तो 2 पाई r/t इक्वल टू मिल गया अंडर रूट ऑफ gm/r। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू गेट t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर/gm into r cube। So if you plot a graph in which y-axis is t square, x-axis is r cube, you will get a straight line passing through origin with a slope of 4 pi square by gm। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हमको तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन चाहिए, हमने तो टाइम पीरियड का स्क्वायर निकाल लिया। हमको चाहिए था टाइम पीरियड, हमने यहाँ पे टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दिया। कोई बात नहीं, तो टाइम पीरियड यहाँ से डायरेक्ट मिल जाए ना, यू विल गेट टाइम पीरियड डायरेक्टली फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? t इक्वल टू, टी को शिफ्ट कर दिया, यहां से भी मिल सकता है, इसको भी तुम ये भी यूज कर सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो। तो t इक्वल टू स्क्वायर रूट लूंगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 पाई स्क्वायर का पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जीएम। तो ये है टाइम पीरियड का पहला एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल जी एंड कैपिटल एन, राइट। इसको तुम मॉडिफाई भी कर सकते हो, तुम ऐसा भी लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर इज व्हाट, आर प्लस एच जीएम। तुम ये भी लिख सकते हो, तुम इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। व्हाट इज जी एच? जीएम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। तो जीएम क्या आएगा? जी एच आर प्लस एच स्क्वायर। So therefore time period equal to 2 pi under root of r plus h square upon स्क्वायर की क्यूब है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये क्यूब है, क्यूब स्क्वायर नहीं है, दिस इज क्यूब। तो r प्लस एच स्क्वायर इंटू जी एच। ओके, तो ये r प्लस एच क्यूब और नीचे डिनोमिनेटर में r प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया कैंसल आउट। तो आपको मिल गया टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच अपॉन जी एच, बराबर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट एट हायर अल्टीट्यूड्स, एट हायर हाइट्स। 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच अपॉन जी एच। फिर वापस से वही केस, इफ हाइट इज स्मॉल, अगर हाइट ये बहुत कम है तो r प्लस एच को तुम क्या लिखोगे r, और जी एच को क्या लिखोगे फिर g, क्योंकि हाइट इफ इट इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जी एच की वैल्यू लगभग g होगा, और r प्लस एच की वैल्यू इट अप्रोक्सीमेटली इट इज r। ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय g हो गया। r प्लस एच इज r, जी एच इज g। This is the expression for time period of a satellite close to the surface of Earth. Good. So very simple derivation. We will just revise it once again. You want to find out what is the expression for time period of a satellite around Earth. So we start off with expression of critical speed. Critical speed is distance upon time. Distance covered by satellite in one revolution is circumference, 2 pi r. टाइम पीरियड इज कैपिटल टी, इक्वेशन नंबर 1। और फिजिक्स में कभी भी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, वो क्या लिखना है वो लिखना हो जाता है ना। ध्यान ही नहीं है क्लास में, चल क्या रहा है, ध्यान दो इधर। फिजिक्स से ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, तुम उसको उल्टा देते हो। तुम बोलते हो कि फिजिक्स से डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई नहीं है। क्या है? स्टोरी है, स्टोरी। पिक्चर देख के तो कैसे, किसी ने पूछ लिया बताओ तो क्या स्टोरी था, कैसे बताते हो? बताते हो ना, बताते हो ऐसा, ये हीरो था, वो हीरोइन थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। फिर यहाँ भी क्या है, जब दो कैरेक्टर है, एक अर्थ है, एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या कर रहा है? घूम रहा है। कितने हाइट पे घूम रहा है? एच हाइट पे घूम रहा है। घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सो कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around earth at a certain height h in a circular orbit. Simple. We know that. What do you know? Speed is distance upon time. So speed is distance upon time. Critical speed to critical speed, because the motion was circular.
डिस्टेंस एक चक्कर में कितना, 2 पाई आर, और टाइम पीरियड कैपिटल टी। बट लेकिन फिर ऐसा हुआ, कैसा हुआ, हमको पता है VC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM/R। इक्वेशन नंबर 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड सेम, तो 2 पाई R/T इक्वल टू रूट ऑफ GM/R। करेक्ट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर कर लिया, तो 4 पाई स्क्वायर R² बाई T² इक्वल टू GM/R। तो T² इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई GM इंटू R³ 4 पाई स्क्वायर बाई GM कॉन्स्टेंट है, तो T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। The square of time period of a satellite around Earth is directly proportional to cube of its orbital radius। ऑर्बिटल रेडियस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल r होता है r+h। ऑर्बिटल रेडियस मतलब ऑर्बिट का रेडियस, और ऑर्बिट का रेडियस मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, वो कितना है, r+h। फिर तुमको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन चाहिए था, तो हमने स्क्वायर रूट वापस ले लिया, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R³ बाई GM हो गया। देन t इक्वल टू 2 पाई, स्मॉल r इज r+h³ बाई GM। बट ये जो GM है ना, ये होता है GH इंटू R+h का स्क्वायर, बिकॉज GH इज GM अपॉन R+h स्क्वायर। therefore t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R+h³ अपॉन GH R+h स्क्वायर। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R+h/G, या तो स्मॉल r बाई GH, स्मॉल r बाई GH, क्योंकि R+h इज स्मॉल r। अगर हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो कैपिटल R+h इज जस्ट r अपॉन G। खत्म, डन। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो बहुत ही काम की चीज है। वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, है ना, है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, ऑल गुड, एनीथिंग रॉन्ग, कुछ प्रॉब्लम है तो जोर से बोलो। नहीं, हाँ, क्या हो गया, if there is any problem let me know। okay, nothing wrong with me at least, हो गया, सब ठीक है ना, ऑल गुड, ओके, थैंक यू। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट होता है कभी कभी, मे बी समटाइम्स वी आर सो मच इनटू टीचिंग, क्योंकि क्या होता है, आई ट्राई दिस वन डे, आपको बोलूंगा आओ इधर 5 मिनट खड़े रहो, जो आपको पसंद हो वो टॉपिक पे बोलो, ऑफकोर्स फिजिक्स का, देन यू विल रियलाइज कि इट इज नॉट वेरी इजी। वो लगता है ऐसा, इट इज नॉट वेरी इजी, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। योर ऑफकोर्स योर बॉडी लैंग्वेज, आवाज, कितना फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, कितना स्पीड होना चाहिए, एक लेक्चर में कितना कवर करना है, फिर हर किसका ध्यान है कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग सोते रहते हैं, ठीक है, अभी क्या करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में बताना पड़ता है। अभी सिंपल लैंग्वेज मतलब आई कैन नॉट स्विच टू एनी अदर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। उसका एक सिंपल सा रीजन है, आपको एग्जाम इंग्लिश में लिखना है। ओके, तो वन डे विल ट्राई दिस आउट, एक एक करके 5 5 मिनट का राउंड होगा आपका, कम एंड टीच। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, अरे हमारे ऊपर दया करो थोड़ी सी, डिस्टर्ब मत करो।
तो अभी सब कुछ ठीक है ऐसा मेरे को लग रहा है, तो अभी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट फाइंड कर लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि ये बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है। ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में और न्यूक्लियर फिजिक्स में एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ समझ में आएगा तो वहां समझ में आएगा। देखो यहाँ पहले यहाँ समझ लो, फिर हम न्यूक्लियर फिजिक्स को बाद में देखेंगे 12th में। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब सिर्फ इतना है, एक सैटेलाइट था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी सैटेलाइट हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसका मैक्सिमम टेन्यूर होता है 10 से 15 साल। क्योंकि 10 से 15 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा। तो जो सैटेलाइट तुमने आज लॉन्च किया है 2024 में, क्योंकि 23 खत्म होने का होगा 24 में, तो वो 2040 के बाद शायद ही आपके काम का नहीं होगा। तो फिर वो जो सैटेलाइट है उसको हम वहीं तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अगर उसको वहीं छोड़ दिया तो फिर बाकी सैटेलाइट्स कहाँ लॉन्च करेगी। तो जो अननेसेसरी सैटेलाइट्स है जिनका यूज नहीं है अब, उनको वहां से रिमूव भी करना है। तो वी वांट टू मेक इट गो अवे, तो उसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove a satellite from its orbit and make it escape Earth's gravitational field is called as binding energy. देखो लिखा होगा डेफिनेशन में। व्हाट इज द डेफिनेशन? लिखा है ना, क्या बोला है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक सैटेलाइट था, हमने लॉन्च करके रखा है, वो अपना काम कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमको उसको वहां से हटाना है एंड वी वांट टू मेक इट एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। तो उसको जो एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। सो द मिनिमम एनर्जी, अब ये मिनिमम वर्ड क्यों यूज किया है उसका भी रीजन होता है, बताता हूं मैं। क्योंकि क्या है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज एक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से निकालने के लिए 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मतलब तुमने 9,999 जूल दिया तो वो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तुमने 10,000 जूल दे दिया तो इट विल लीव। व्हाट हैपेंस इफ यू गिव मोर देन 10,000? तो 10,000 जूल एनर्जी सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने में लग गया। जो भी ऊपर का बचा दैट विल अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि 10,000 जूल तो यूज हो गया सैटेलाइट को और के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से निकालने के लिए। जो ऊपर का बच गया वो सैटेलाइट लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम उसकी बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी टेकन बाय द सैटेलाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम एनर्जी। इसलिए मिनिमम, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप टू एस्केप Earth's gravitational influence, to escape Earth's gravitational influence is known as binding energy. Is known as binding energy. अब ये बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज, हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे हमारे पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो लेट अस इमेजिन दैट वी हैव अ सैटेलाइट which is performing circular motion around Earth at a certain height h. So there is a satellite over here. Let us say mass of satellite is m, mass of Earth is capital M, and orbital radius मतलब center of Earth से center of satellite तक का distance, orbital radius is small r, and you know already ये h distance होता है, ये कैपिटल R होता है, तो स्मॉल r is कैपिटल R प्लस h। हमको फाइंड करना था बाइंडिंग एनर्जी, हमने डिफाइन कर दिया बाइंडिंग एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। बाइंडिंग एनर्जी को फिलहाल साइड में रखो, पहले तुम इसका टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ? फॉर टू रीजन। मैंने कल भी बताया था, एस्केप वेलोसिटी फाइंड करते वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने एनर्जी होते हैं? दो। कौन से दो? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का होता है जो मोशन में है। सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है क्या? यस। तो वो मोशन में है क्या? यस। तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा यस।
पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का तब होता है जब वो किसी और के फील्ड में हो, किसी और के ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। तो सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है क्या? यस। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा ऑफ कोर्स यस। तो एनी सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ has two energies, kinetic and potential. तो total energy will be kinetic plus potential. तो पहले, सबसे पहले इस सैटेलाइट का तुम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। वी कौन सा वी? वी सी। वाई वी सी? बिकॉज द सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो स्पीड कौन सा होगा? क्रिटिकल। So this is equal to half mvc square. But what is vc? Under root of gm by r. तो रूट गया क्योंकि स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। करेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक समझा, एक फॉर्मूला समझा तो आने वाले 3 याद रहेंगे, और वो 3 याद रहे तो फिर आगे और एक जगह पे आपको सेम, कहाँ पे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में एग्जैक्टली सेम इक्वेशन देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अर्थ जैसा होता है और इलेक्ट्रॉन सैटेलाइट जैसे होते हैं, और क्योंकि फॉर्मूला भी सेम है r² तो इक्वेशन सारे सेम बनेंगे। ध्यान रखना। अब सिर्फ वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जेई नीट के पर्पज से ये समझना बहुत जरूरी है कि वंस यू नो वन फॉर्मूला यू नो 6 मोर फॉर्मूलाज। ओके। और वो फॉर्मूला बुक दिया भी इसके लिए कि तुम थोड़ा जाके देखो, एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ फॉर्मूला सेम दिख रहे हैं। वो शायद किसी ने किया होगा, शायद याद ही नहीं होगा कि फॉर्मूला बुक नाम की चीज दी थी। तो ठीक है, एनीवेज, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, माइनस जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन हाफ, राइट? तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। Total energy is equal to kinetic. Kinetic is G capital M small m by 2r. Potential is how much? G capital M small m by r with minus 3. क्या आएगा ये? G m m by r कॉमन। स्कूल में आप लोग हाफ में से 1 माइनस कर रहे हो तो माइनस हाफ होता है। क्या होता है? माइनस हाफ। माइनस जी एम एम बाय 2r। अभी आई टेक यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, नंबर्स। अब इसके बाद याद रख लेना, 1 में से हाफ गया तो हाफ होता है, हाफ में से 1/4 गया तो 1/4 होता है, 1/4 में से 1/8 गया तो 1/8 होता है, 1/8 में से 1/16 गया तो 1/16 होता है। ऐसा पता होना चाहिए, करके देख लो। 4 - 2 2, 2/8 इज 1/4, 8 - 4 4, 4/32 मतलब 1/8। इसका उल्टा, हाफ में से 1 गया तो माइनस हाफ होता है, 1/4 में से हाफ गया तो -1/4 होता है। ओके। और 1/8 में से 1/4 गया तो -1/8 होता है। ये छोटे छोटे नंबर्स पता होंगे तो कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होंगे, अगर नहीं तो फिर टाइम वेस्ट करो। तो ये सब तुमको ऑलरेडी पता होना चाहिए। एंड हाउ डू यू सी दिस? ये देखो GMM/R कॉमन था, यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, मतलब हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ हो गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट इससे कुछ और है। पहले हम लोग बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन करेंगे, मैं फिर बताऊंगा कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड आई हैव टोल्ड यू अगेन, जब मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड फॉर्मूला लिख के दिए थे 4, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख के दिए थे 4। एक था ग्रेविटेशनल फोर्स, एक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तब मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आया तो करेक्ट है। और ये क्यों आता है? बिकॉज सिस्टम इज बाउंड सिस्टम। सैटेलाइट इज बाउंडेड, मतलब सैटेलाइट इज एक्सपीरियंसिंग अट्रैक्टिव फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ। तो जहां जहां नेगेटिव साइन आए, द सिस्टम इज बाउंड सिस्टम। और मैंने ये भी बोला था कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैसे होगा? हाफ एम वी स्क्वायर है, मास नेगेटिव होता है क्या? नहीं। स्पीड नेगेटिव हो भी गया, उसका स्क्वायर नेगेटिव होगा क्या? नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है क्या? यस।
तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that the system is bound system is bound system मतलब satellite is bound to gravity of earth. What do you mean by escape? What is the meaning of escape? General meaning. फ्री होना, राइट, बराबर. माइनस साइन तुमको क्या बता रहा है? ये सिस्टम फ्री सिस्टम है कि बाउंड सिस्टम है? तो इस सिस्टम को फ्री होना है, मतलब सैटेलाइट को अर्थ के फील्ड से बाहर निकलना है. तो एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए कि पॉजिटिव होनी चाहिए? पॉजिटिव. फ्री सिस्टम का एनर्जी क्या होता है? पॉजिटिव. तो जितना इसके पास टोटल एनर्जी है, एक काम करेंगे, हमको करना क्या था वो याद रखना, हमको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है. बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट सो दैट इट एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. हमने क्या किया? हमने बोला बाइंडिंग एनर्जी को रखो साइड में, पहले टोटल एनर्जी निकालो. टोटल एनर्जी कितना आया? -gmm/2r. अगर मैं इस सैटेलाइट को माइनस ऑफ टोटल एनर्जी प्रोवाइड कर देता हूं, मतलब जितना एनर्जी उसके पास है उतना विद नेगेटिव साइन, क्या होगा? जाएगा वो, सैटेलाइट एनर्जी लेगा और निकल जाएगा. करेक्ट. तो मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. तो सिस्टम क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा. क्या होगा? सिस्टम फ्री. सो देयरफॉर द सिस्टम विल बिकम फ्री, मतलब द सैटेलाइट विल बिकम फ्री. द सिस्टम will become free if it is given minus of total energy, negative of total energy. So therefore binding energy by definition is negative of total energy. मतलब जितना सिस्टम के पास एनर्जी है उतना एनर्जी दो, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, so that the system becomes free. तो टोटल एनर्जी का नेगेटिव, व्हाट वाज टोटल एनर्जी? -gmm/2r. उसका नेगेटिव मतलब gmm/2r. दिस इज बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला. हो गया खत्म. क्लियर. सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवाना है तो जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. तो इससे पहले हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं विच इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक इज हाफ mvc² बिकॉज सैटेलाइट वाज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो gmm/2r ये हो गया काइनेटिक एनर्जी. gmm/2r. पोटेंशियल हो जाता है -gmm/r. दोनों को ऐड कर दिया तो बन गया -gmm/2r. राइट. ये टोटल है. टोटल जितना टोटल है उसका माइनस दे दो, गया, सैटेलाइट चला जाएगा. अब मैजिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था -G_M_r. पोटेंशियल एनर्जी का माइनस था ना? माइनस ना प्लस था. वेरी गुड, जाग रहे हैं. -G_M_r. और टोटल एनर्जी क्या था? टोटल -G_M_r. टोटल बराबर है. फिर बाइंडिंग क्या था? बाइंडिंग G_M_m/. Nothing wrong. Everything is right. Don't worry. What do you notice? There is something very important here. Total energy is equal to minus of kinetic energy and binding energy is equal to kinetic energy. सिर्फ इतना नहीं, और एक चीज भी है. There is one more thing. If you notice, अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो, अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लिया ना, if I multiply divide by 2, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ. wait, there's one more way out. काइनेटिक एनर्जी को लिखने का और एक तरीका है. काइनेटिक एनर्जी तो मैं ऐसा लिखूं क्या? 1/2 G_M_r लिख सकता हूँ. ये पता है क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है. क्या है? मैग्नीट्यूड. तो काइनेटिक एनर्जी इज मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय. तो अभी याद कैसे रखते हैं? याद ऐसे रखते हैं कि तुमको अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी याद है, क्योंकि वो तो बहुत जगह पे लगने वाला है, -G_M_r, वो याद है.
वो याद है? तो पोटेंशियल एनर्जी का मॉड लो, मतलब माइनस साइन हटा दो और डिनोमिनेटर में 2 डाल दो, जी एम एम बाई 2 आर। वो क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक ही क्या होता है? बाइंडिंग। और बाइंडिंग के आगे माइनस लगा दो तो क्या होता है? टोटल। तो एक फॉर्मूला से सब याद रहता है। इफ यू रिमेंबर वन फॉर्मूला यू नो एवरीथिंग। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। एक मॉड मतलब नेगेटिव साइन हटा दो और डिनोमिनेटर में 2 डाल दो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 आर। क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक और बाइंडिंग का फॉर्मूला सेम है। बचा कौन? टोटल। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक के आगे या बाइंडिंग के आगे माइनस, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 आर। यही सारे फॉर्मूलाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आने वाले हैं। सेम, सेम टू सेम। तो अभी याद रख लो तो आगे काम में आएगा। गुड। तो so far we have covered all the important theory topics। सिर्फ weightlessness in a satellite वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। Now we'll start off with the remaining questions of this chapter. Example 5.8. Example 5.8. What will be the change in potential energy of a body of mass small m when it is raised from height re above the surface to pi by 2 re above the surface? RE and ME are radius and mass of Earth respectively। आपको ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो पहले अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे था? RE हाइट पे था। मतलब अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ है तो इतना ही हाइट और था अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। तो H1 हाइट इन द फर्स्ट केस इज RE। हाइट की बात कर रहा हूं मैं। हाइट, हाइट कभी भी सरफेस से मेजर होता है, मतलब यहां से मेजर किया तुम। अब तुम इसको, इस ऑब्जेक्ट को तुम लेके जा रहे हो कितनी हाइट पे? 5/2 RE। 5/2 RE, यहां से तुम इसको यहाँ पे लेके आ गए 5/2 RE। तो ये जो नया हाइट है H2, दैट इज 5/2 RE, मतलब 2.5 RE। तो डेफिनेटली आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। और उन्होंने वही पूछा है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा इफ द बॉडी इज टेकन फ्रॉम H1 टू H2। तो हमको गिवन पैरामीटर में हाइट, इनिशियल हाइट बता दिया है RE, और H2 ये बता दिया है 5/2 RE। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा ही। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। और पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या था? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, वेयर व्हाट इज स्मॉल आर? आर प्लस एच। आर मतलब आर ई प्लस एच। तो एक काम करो, सबसे पहले इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो। तो सॉल्यूशन भी सिंपल है, पहले इनिशियल फाइंड कर लेते हैं। इनिशियल, इनिशियल क्या आएगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय R1। R1 व्हाट इज R1? आर ई प्लस H1। क्योंकि पहले ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये R1 है सेंटर से सैटेलाइट तक, दैट इज RE प्लस H1। और व्हाट इज R2? अरे R2 क्या आएगा? R2, R2 क्या आएगा? RE प्लस H2। तो पहले R1 निकाल लो। व्हाट इज R1? व्हाट इज R1? RE प्लस H1। व्हाट इज H1? व्हाट इज इनिशियल हाइट? इनिशियल हाइट कितनी है? अरे यार कितनी है? RE। तो ये कितना हो गया? 2 RE। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा आपको माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 RE। और फाइनल फाइंड कर लो, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन R2। व्हाट इज R2? RE प्लस H2। R2 इक्वल टू RE प्लस H2। व्हाट इज H2? 5/2
5/2 आर ई प्लस आर ई। बहुत सोचते हो, बहुत ही सोचते हो। अरे 5/2 2.5 होता है, उसमें एक ऐड कर लो 3.5 होता है, मतलब 7/2 होता है। ओके, है ना ये? तो हाँ, तो 7/2, तो R2 इक्वल टू 7/2 RE आ जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय R2। व्हाट इज R2? 7 RE/2 मतलब -2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में, अपॉन 7 RE। ये मिल गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है -2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 7 RE, माइनस 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 और माइनस, व्हाट इज इनिशियल? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2 RE। वो प्लस हो जाएगा, ऑफ कोर्स प्लस हो जाएगा, और जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय RE आ जाएगा कॉमन। कॉमन आ गया, क्या बचा? -2/7, -2/7 प्लस क्या बचा? 1/2। तो व्हाट इज 1/2 -2/7? 1/2, 1/2 -2/7 कितना होगा? 3/14। पक्का? पक्का। तो 3 Gmm/14 RE बराबर, यही आंसर है। हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगेन वो क्वेश्चन भी किसी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शो दैट critical velocity of a body revolving in a circular orbit, critical velocity of a body revolving revolving in a circular orbit very close to the surface of planet of radius r, and mean density rho is equal to 2r under root of g pi rho by 3। हमको ये शो करना है कि क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज गिवन बाय 2r अंडर रूट ऑफ g pi rho by 3। तो अभी क्योंकि तुमने ऑलरेडी आज ही क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया, तो हम लोग वापस से डिराइव नहीं करेंगे। मुझे आप बता दोगे ना, व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट? GM/, कौन सा आर? कैपिटल आर, करेक्ट, राइट। What is density? Mass upon volume. Density is mass upon volume. What is mass? Density into volume. Density into volume. So since mass is density into volume, what is the volume of a planet if it is taken to be a sphere? 4/3, 4/3 pi r cube. So under root of g by r rho 4/3 pi r क्यूब। R² नहीं होता है, वो एरिया होता है, एरिया, एरिया होता है वो। R³ होता है वॉल्यूम। 4 का रूट कितना? 2। R³ और एक R कैंसल, तो R², उसका रूट कितना? R। क्या बचा अंदर? 4 तो आ गया ना बाहर, डिनोमिनेटर में क्या बचा? 3। और क्या बचा? G। और क्या बचा? पाई। और क्या बचा? रो। हो गया प्रूफ। 2r अंडर रूट ऑफ g pi rho by 3, डन, खत्म।